नमस्ते छात्रों। आज अपने को पाठ 2 का अध्ययन करना है जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु है। यानी सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार जो फ़ायदेमंद लाभदायक कार्य करते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए भाई मित्र और शत्रु। तो स्टार्ट करते पाठ। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। यानी आपने बहुत सारे अपने आसपास के स्थान पर पौधे एवं जीव जंतु जो सजीव यानी ऐसे जीव जिनमें श्वसन की क्रिया होती है तो उन्हें अपन सजीव कहते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सूक्ष्मजीवी अपन उसे कहते हैं जिन्हें अपन बिना यंत्र की सहायता से आंखों से नहीं देखे जा सकते, उन्हें सूक्ष्मजीवी कहते हैं। या सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखे जाते हैं, उन्हें सूक्ष्मजीवी कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख लेना भाई सूक्ष्मजीवी की। ऐसे जीव जो बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्मजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा के दिनों में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। बारिश के दिनों में जो ब्रेड और रोटियां होती है क्या सड़ने लगती है। इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है और इनकी जो सतह होती है वो सफ़ेद और काले धब्बों से ढक जाती है। तो उस जो संरचना होती है उसमें काई जैसी दिखने लगती है अपने को और ख़राब होने लग जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। अपन जो इनको अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं और इनको देखते हैं तो अपने को जो गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। फिर इसके बाद एक क्रियाकलाप दे के इसके दो क्रियाकलाप 2.1 यानी बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, उसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देख सकते हैं, पर अपन इसमें परीक्षण में देखेंगे तो अपने को क्या जीवाणु सूक्ष्म जीव ऐसे दिखाई देंगे। सेम इसी प्रकार का एक और प्रयोग दे रखा है यहाँ पे। फिर अपने को क्या आप सूक्ष्म जीवों की गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म जीव हिलते डुलते दिखाई देंगे। इन परीक्षणों से पता चलता मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। मिट्टी और पानी में क्या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। भाई जो जीवाणु विषाणु ये होते हैं इनको अपन क्या बिना यंत्रों की सहायता से नहीं देख सकते हैं। इनको अपन क्या कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसी की सहायता से देख सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे ब्रेड पर लगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। अपने जो ब्रेड है वो ख़राब होने लग जाती है, उस पर वो फफूंद लग जाती है, तो उसको अपन आवर्धक लेंस का प्रयोग करके उसको जो संरचना होती है उसको अपन जूम करके देखते हैं तो अपने को क्या कि उस पर कवक लगे हुए दिखाई देते, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें अपन सूक्ष्म जीव कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको अपन मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, मुख्यतः इनको अपन ने 4 भागों में बांटा गया। तो आपको ध्यान रखना है भाई सूक्ष्म जीव को अपन कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में। फर्स्ट भाग है जीवाणु। इसका जो पहला प्रकार है वो जीवाणु है। सेकंड क्या है, कवक। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल, यानी 4 प्रकार दे रखे हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक कुछ सूक्ष्म जीव जो अपने को चित्रों के माध्यम से दर्शाए गए आगे। फिर विषाणु या वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, यानी इन्हें भी अपन देख नहीं सकते परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी, यानी परपोषी उससे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में प्रदर्शित हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा तथा अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। अपने को जो जुकाम और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू और खांसी ये क्या विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कभी कभार कि भी बीमारी का नाम बता देते हैं कि भाई ये बीमारी किन से होती है,
उसके बाद अपने को देखना पड़ता है उसके भाई ये बीमारी किनसे होती है। विषाणु और कवक भी सूक्ष्म होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। इसके बाद जीवाणु पौधे तथा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ना कि पौधे तथा जंतु कोशिकाओं में क्या करते हैं, गुणन करते हैं, उनकी बढ़ोतरी होती रहती है। एक के बाद जैसे विषाणु पैदा हुआ उसके बाद उनसे क्या हजारों लाखों विषाणु और पैदा होने लग जाते हैं, तो इसे अपन गुणन कहते हैं। फिर अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग यानी प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है टाइफाइड और क्षय रोग किनसे होता है, तो पूछ सकते हैं, तो आप याद रखना भाई वो किससे होता है। देखो जीवाणु की संरचना दे रखी 2.1 में, स्पाइरल जीवाणु फिर छड़नुमा जीवाणु, 2 प्रकार के संरचना बताई गई है। उसके बाद आगे 2.2 में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोइरा, ये क्या है, शैवाल के प्रकार है दोनों। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा क्या है, शैवाल के प्रकार है। फिर प्रोटोजोआ के प्रकार कौन कौन से, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। कोई पूछ ले भी प्रोटोजोआ में कौन कौन सा है, तो अमीबा और फिर कवक में कौन सा आता है, एक तो राइजोपस, ये जो ब्रेड के अंदर पाया जाने वाला कवक है। फिर पेनिसिलिन का उपयोग बहुत प्रकार की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। फिर एस्परजिलस, ये भी एक प्रकार का कवक है। फिर विषाणु, देखो विषाणु के जो डायग्राम बना रखे इसमें। फिर सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं। देखो जरूरी नहीं कि सारे सूक्ष्म एक कोशिकीय, बहुत सारे बहुकोशिकीय भी होते हैं, पर एक कोशिकीय हो सकते हैं। कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक, यानी बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। यह बर्फीली, शीत से उष्ण, गर्म स्रोत से हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं गर्मी, सर्दी, बारिश यानी तीनों मौसम के अंदर जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। जहाँ पर मरुस्थल और दलदल यानी जहाँ पर रेत ही रेत हो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अपने शरीर के अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो बाहर से, जैसे अपन खाना खाते हैं या और कभी बीमार पड़ते हैं तो क्या बाहर से जो जीवाणु अंदर आ जाते हैं, तो वो जीवाणु क्या अपने जो शरीर के अंदर जो जीवाणु रहते हैं तो उनसे अपनी क्या सुरक्षा का, मतलब बाहर वाले जीवाणु से लड़ाई करते हो, मतलब उनसे अपनी सुरक्षा करते, प्रतिरक्षा का काम करते हैं। तो इस अपने शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, यानी जो दूसरों पर भी निर्भर करते हैं बहुत सारे जीव। जब कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कुछ दूसरों पर भी निर्भर करते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेला रह सकता है, जबकि कवक एवं शैवाल जीवाणु समूह में होते हैं। अमीबा जो जीवाणु होता है वो सूक्ष्म जीव होता है, वो अकेले ही रह सकता है, पर कवक और से जीवाणु जो ये समूह में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी सूक्ष्म जीव है जो हमारे जीवन में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक तथा कुछ हानिकारक तथा जीवों में रोगों के कारक है। आइए हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, यानी कुछ तो हमारे लिए लाभदायक है, कुछ हानिकारक है। मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी जो अपने लिए फायदेमंद है, उनके बारे में चर्चा करनी है पहले अपने को। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों का उपयोग करने के लिए किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। जो दही, ब्रेड और केक बनाते हैं, इनका उपयोग अपने सूक्ष्म जीवों से ही बनाते हैं। अब देखो भी कौन सी चीज़ कैसे बनती है, उनके बारे में यहाँ पे लिख रखा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियां, छिलके आदि अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। यह हानि रहित बनाते हैं। इसके बाद जीवाणु का उपयोग औषधि के उत्पादन, कृषि की मृदा की उर्वरता को वर्धित में किया जाता था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। देखो दही एवं ब्रेड के बारे में दे रखा था
और एक ये नोट पढ़ना भी, प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता था। एल्कोहल का मतलब शराब होता है। प्राचीन काल में जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग है वो एल्कोहल को बनाने में किया जाता था। उसके बाद दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। जो अपन दूध से जो दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। आपको याद रखना है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, वह दूध में जनन कर दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज, अचार के अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली आदि भी महत्वपूर्ण संगठक हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीवाणु ईस्ट चावल के आटे से किण्वन में सहायक होते हैं? फिर इसके क्रियाकलाप 2.3 देर का है। उसके बाद देखो, ये खमीर को उठाने में और मैदे को भी अपन, तो ईस्ट का पाउडर का साथ मैदा क्या फिर खमीर के जैसे ये उठ जाता है, फूल जाता है जीवाणु की वृद्धि के कारण। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। बैंकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग आधार है। ब्रेड, पेस्ट्री आदि केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के जो वाणिज्यिक उपयोग है, उनके उद्योगों में क्या क्या उपयोग है, उनके बारे में यहाँ पढ़ना अपने को। बड़े स्रोत पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड का उत्पादन सूक्ष्म जीवों से किया जाता है, जो गेहूं, चावल आदि के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्कराओं तथा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कि चीनी को एल्कोहल में जो अपन परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। यह परिभाषा याद रखनी है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन तथा फर्मेंटेशन कहलाता है। और किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, और 1857 में। तो ये याद रखना, किण्वन की खोज किसने की, और ये परिभाषा ध्यान रखनी है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी औषधि में क्या क्या उपयोग होते हैं। जब भी अपन बीमार पड़ते हैं तो अपने को जो डॉक्टर है वो दवाएं देता है। इन औषधियों के अंदर क्या सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जो औषधियाँ देते हैं उनके अंदर। अतः ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती तथा उनकी वृद्धि को रोकती है। इन्हें अपन प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाई कहते हैं। आजकल अनेक प्रकार के प्रतिजैविक का उत्पादन हो रहा है, तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने प्रतिजैविक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, जो सामान्य रूप में काम में ली जाने वाली प्रतिजैविक है। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन नामक जीवाणु की खोज की थी, यानी उसको भी याद रखना आपको। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रोगों से बचाव के लिए, यानी कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि पेनिसिलिन नामक दवाई की खोज या पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद अपने को ये पढ़ना, वैक्सीन और टीका। जब रोग कारक सूक्ष्म हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करना होता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीवी अगर शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसमें किस प्रकार लड़ा जाए या निष्क्रिय किया जाए। यानी अपन जो बचपन में अपने टीके लगाए जाते ताकि अपने को कोई बीमारी ना लगे, इसी से बचाव के लिए, लड़ने के लिए, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए रोग कारक को नष्ट कर देती है और प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। इसके बाद रोग कारक सूक्ष्म जीव सदा के लिए सुरक्षा करती है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, वो 1798 में। जो मतलब एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने 1798 में चेचक रोग का जो टीका इन्होंने विकसित किया था। इसके बाद मिट्टी की उर्वरता और बाकी जो पार्ट है उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे बच्चों। थैंक यू आज की क्लास के लिए।